नमस्कार दोस्तों, जो हम लोग अपने सितंबर माह की विज़न मैगज़ीन कंप्लीट कर रहे थे, उसमें ये आज हमारा 5वां वीडियो है। पहले वीडियो में जो हमने देखा था पॉलिटी का, जिसका हमने 2 वीडियो बने थे पॉलिटी को कंप्लीट करने में। दूसरा वीडियो हमने साइंस को दिया था, साइंस में भी हमारे 2 वीडियो लगे थे कंप्लीट करने में। लेकिन अब हम लोग जो कंप्लीट करने जा रहे हैं, वह है पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के पोर्शन थोड़ा बड़े होते हैं और यूपीएससी के प्रीलिम्स के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट भी होते हैं। तो इसीलिए और थोड़ा ये चैप्टर लंबा, ये जो सेक्शन है हमारा कहते हैं पर्यावरण एनवायरनमेंट वाला जो विज़न मैगज़ीन में दिया है, काफ़ी लेंदी दिया हुआ है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये 2 वीडियो में हो जाए, लेकिन अगर नहीं हो पाएगा तो हम इसको 3 वीडियो में अपना इस पूरे लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, पर्यावरण को 3 वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार यादव। अ, चलिए प्रारंभ करते हैं आज से। कहाँ तक ये आ गए? हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पर्यावरण से प्रारंभ करते हैं। पहला जो इसमें लेसन है वो है हमारा कहते हैं नमामि गंगे से रिलेटेड है। हाँ, नमामि गंगे कार्यक्रम को लेके रिलेटेड। आइए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में नमामि गंगे कार्यक्रम यानी कि एनजीटी के बारे में एक अध्ययन किया गया। इस अध्ययन से प्राप्त नवीनतम निष्कर्ष से पता चलता है कि जिन 5 राज्यों से होकर गंगा नदी गुजरती है, उन राज्यों में एनजीटी नेशनल मतलब कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एनजी एनजीपी है सॉरी एनजीपी यानी कि नमामि गंगे प्रोग्राम एनजीपी के तहत स्थापित अपशिष्ट उपचार संयंत्र कुल अनुमानित सीवेज के केवल 20% का ही उपचार में सक्षम है। कहने का मतलब ये है, नमामि गंगे प्रोग्राम जो प्रारंभ किया गया था, वह प्रोग्राम गंगा को स्वच्छ करने के लिए किया गया था। लेकिन इस और गंगा नदी कुल भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। लेकिन जो गंगा नदी गुजरती है, जिन राज्यों से, जिन तटों से होकर, वहाँ अपशिष्ट प्रबंध जो वहाँ के अपशिष्ट होते हैं, जो मलमूत्र होता है या सीवर का जो चीज़ें होती हैं या कोई फूल, पत्ती, किसी भी प्रकार का जो अपशिष्ट होता है, उसके उपचार के लिए हर राज्य में अपना-अपना एक संयंत्र लगा हुआ है हर तट पे। लेकिन एक जो अभी नवीनतम अध्ययन में ये देखा गया है कि ये जो उपचार मतलब कि मान लीजिए कि 100 पैकेट अगर सोच लीजिए प्लास्टिक की मिलती है, तो उसमें से मात्र 20 प्लास्टिक ही हम लोग मतलब कि नवी जो कहते हैं उसका उपचार कर पाते हैं कि उसको कैसे रिसाइकिल के लिए यूज़ कर पाते हैं। उसमें ये बताया जा रहा है कि इसमें यही बताया जा रहा है कि अपशिष्ट उपचार संयंत्र कुल अनुमानित सीवेज का केवल 20% ही उपचार करने में सक्षम है। आइए नमामि गंगे मिशन के बारे में एक देख लेते हैं। इसकी उत्पत्ति मतलब कि उसकी उत्पत्ति नेशनल अ, नेशनल नमामि गंगे प्रोग्राम जो था हमारा मिशन था, वो सोसाइटी पंजीकृत अधिनियम 1960 के अंतर्गत 2011 में एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। यह प्रोग्राम जो था एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत था और सोसाइटी अधिनियम कब का पंजीकृत था? वो था 1860 का। संरचना क्या थी? इसमें द्विस्तरीय प्रबंधन संरचना थी, जिसमें शासी प्रदेश और कार्यकारी समिति शामिल हैं। कार्यक कार्यकारी समिति को 1000 करोड़ रुपए तक की लागत वाली सभी परियोजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार था। यानी जो कार्यकारी समिति थी, वो किस बजट तक का जो परियोजनाओं को अपने से मंजूरी दे सकती थी, वो परियोजनाएं थी 1000 करोड़ तक की। अब इसका कानूनी आधार क्या था? गंगा नदी के संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 याद रखिएगा, के तहत निर्धारित 5 स्तरीय संरचना में से तीसरे स्थान पर रखा गया था। अन्य तथ्य हैं, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे राष्ट्रीय गंगा परिषद के। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में गंगा नदी का अधिकार प्राप्त कार्यबल होगा। राज्य गंगा समिति होगी और जिला गंगा समिति होंगी। मुख्य उद्देश्य क्या था? गंगा नदी में अनिवार्य पारिस्थितिकी प्रवाह की मात्रा को बनाए रखना। यानी गंगा नदी का जो फ्लो है
उसको बनाए रखना। उसके अंदर जो पारिस्थितिकी है यानी कि जो उसमें जीव-जंतु होते हैं, जो अगल-बगल का एक इकोसिस्टम होता है, उसको बनाए रखना। क्योंकि अगर गंगा नदी में ज़्यादा खुदाई हो जाएगी तो उससे उनका फ्लो बिगड़ जाएगा। तो अवैध खनन जो होता है उनको भी रोकना एक इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। दूसरा देख लेते हैं, नदी बेसिन आधारित दृष्टिकोण अपनाकर गंगा नदी में प्रदूषण में प्रभावी रूप से कमी करना और नदी का कायाकल्प करना, मतलब नदी को एक नए तरीके से एक नया जीर्णोद्धार करना। मुख्य कार्य क्या था? विश्व बैंक समर्पित राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना को लागू करना। अब आइए इसके अन्य संबंधित तथ्य देख लेते हैं जो दिया हुआ है इस मैगजीन में। इस अध्ययन से भी पता चलता है इस अध्ययन से भी पता चलता है कुल 409 परियोजना में से दिसंबर 2022 तक केवल 232 परियोजना ही पूरी हुई है और चालू अवस्था में है। नेशनल गंगा प्रोग्राम के बारे में देख लेते हैं। उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत संरक्षण मिशन के तहत गंगा नदी के प्रदूषण को प्रभावी रूप से कम करना तथा गंगा नदी का संरक्षण और पुनरुद्धार करना था। यह एक अम्ब्रेला कार्यक्रम के तहत भी कार्य करता है। इसमें गंगा की सहायक नदी को भी शामिल किया गया है। मतलब कि जो अ, नमामि गंगे प्रोग्राम था, ये एक अम्ब्रेला मतलब बहुत बड़ा काम, इसके अंदर कई छोटे-छोटे और भी कार्य होते हैं, इसलिए इसे अम्ब्रेला कार्यक्रम कहा जाता है। इसमें केवल गंगा ही नदी के बारे में नहीं, गंगा की अन्य सहायक नदी भी जो होती हैं, उनका भी जीर्णोद्धार एवं उनमें भी सुधार के लिए इसमें शामिल किया गया था, इसलिए इसे अम्ब्रेला कार्यक्रम। इसके चरण देख लेते हैं। पहला चरण जो था वो नमामि गंगे मिशन जो था वो 2014 से 21 तक चला और नमामि गंगे मिशन 2 जो है 2022 से 2026 तक चलेगा। याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है दोनों बात कि गंगा नदी का दूसरा चरण जो है, वो दोनों चरण के बारे में वर्ष याद करना है कि पहला चरण जो 2014 से 2021 तक था, तो वहीं दूसरा चरण जो हमारा था 2022 से 2026 तक है। मुख्य विशेषता क्या है? प्रकार, हाँ, यह के यह केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है, मतलब कि केंद्रीय क्षेत्रीय एक योजना है। क्रियान्वयन एजेंसी क्या है? इसमें नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए क्रियान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को भारत सरकार धन मुहैया कराती है। राष्ट्रीय नेशनल मतलब कि जो आपका राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है, राज्य जो है राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूह के साथ मिलकर काम करती है। मतलब कि ये जो केंद्र की जो धन मुहैया कराएगी वो अकेले तो काम करेगी नहीं, उसके लिए जिन जिन राज्यों से यह नदी गुजर रही है यानी गंगा नदी, यानी 5 राज्यों के साथ इनमें जो इनके राज्य के अपने कार्य प्रबंधन समूह उनके साथ मिलकर काम करेगी। अब इसमें देख लेते हैं प्रमुख स्तंभ क्या है इसमें। सीवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, सीवरेज फ्रंट डेवलपमेंट करना, नदी तल की सफाई करना, मतलब नदी तल में जो प्रदूषण जो हम लोग प्लास्टिक फेंक देते हैं उसकी सफाई करना, जैव विविधता बनाए रखना, मतलब नदी तंत्र में जो बहुत सी मछलियाँ पाई जाती हैं और भी जो स्पीशीज पाई जाती हैं उनका मतलब कि संरक्षण करना, यही जैव विविधता में आएगा। वनीकरण करना, मतलब गंगा नदी के किनारे कहते हैं वनों को लगाना जिससे तट की जो मिट्टी का कटाव होता है वो ना हो जाए। जन जागरूकता फैलाना, यानी गंगा नदी का जो पर्यावरण के बारे में या गंगा नदी में हम लोग किसी प्रकार का प्रदूषण ना फैलाएं, उसके लिए एक जन जागरूकता फैलाना, जिसके लिए दीवार पे साइड साइड में नमामि गंगे के बारे में या गंगा के बारे में चित्र बनाना और चित्रों के साथ साथ स्लोगन लिखना, ये सब जन जागरूकता के लिए है। औद्योगिकी के बहिस्राव, मतलब जो औद्योगिक गतिविधियां होती हैं, जो वहाँ फैक्ट्री होता है उसमें से जो गंदा पानी जैसा होता है उसको रोकना, साथ ही अपशिष्ट की निगरानी और गंगा ग्राम योजना ये आपका करना। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत हासिल की गई उपलब्धियां क्या थी? मतलब कि जो नमामि गंगे हम लोग ने प्रारंभ किया था, इसमें जो प्रारंभ करते हैं उससे कुछ उपलब्धियां भी तो होनी चाहिए ना, वही इसमें बताया जा रहा है। 2022 में हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार गंगा नदी
गंगा नदी में जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा आवश्यक सीमा के भीतर थी। मतलब 2022 में हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार गंगा नदी में जल में घुलित जो ऑक्सीजन मतलब गंगा नदी के अंदर जो घुलित ऑक्सीजन की मात्रा आवश्यक सीमा के भीतर थी। ध्यातव्य है कि राज्य की जल में घुलित ऑक्सीजन को नदी के स्वास्थ्य के एक संकेतक के रूप में जाना जाता है। यानी जितनी अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन घुलित होगी तो वहाँ रहने वाले जीव जंतु उतने ज़्यादा होंगे। हाँ, उतने ज़्यादा जीव जंतु होने के कारण वहाँ जैव विविधता उतना ही अच्छी होगी। तो यह इसका संकेतक है। एक 1702 नहीं 1072 अत्यधिक अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग में से 885 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ऑनलाइन कंटिन्यू कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एफ्लुएंट मॉनिटरिंग सिस्टम के अंतर्गत लगाया गया है। इसमें जो प्रमुख स्तंभ थे उसके आगे देख लेते हैं। इसमें शामिल 5 राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये जो है इम्पोर्टेंट है। 5 राज्य ये हैं हमारे। ये हमारे 5 राज्य थे कौन-कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल। अब देख लेते हैं हम एनजीपी नेशनल गंगा प्रोग्राम जो था के तहत गतिविधियों को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। आरंभिक स्तर की गतिविधियां तत्काल दिखाने वाले प्रभाव के लिए है। मध्यम अवधि वाली गतिविधियां जो 5 वर्ष के भीतर कार्यक्रम को दिखाएगी। दीर्घकालीन गतिविधियां जो है वो 10 वर्ष के भीतर क्रियान्वित करना। सब जो कई मतलब जो इसकी जो है सब गंगा नमामि गंगे प्रोग्राम को सफल करने के लिए हम लोगों ने 3 गतिविधियों को मतलब अब सारी गतिविधियों को 3 भागों में विभाजित किया। पहला था आरंभिक गतिविधियां जिनका प्रभाव हमें तत्काल देखना था। द्वितीय था मध्यम अवधि वाली गतिविधियां। मध्यम अवधि से तात्पर्य यहाँ 5 वर्ष के भीतर की है और वहीं दीर्घकालीन गतिविधियों के लिए 10 वर्ष के कार्यक्रम को देखा जाएगा। अब यानी कि नेशनल गंगा प्रोग्राम के समय चुनौतियां क्या थी? पहली चुनौती तो ये थी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी। हाँ, इसमें देख लेते हैं। इसके लिए मुख्य रूप से भूमि मिलने में देरी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और रेलवे की स्वीकृति मिलने की देरी जैसे कारक जिम्मेदार हैं। दूसरा था खराब वित्तीय प्रबंधन। मतलब कि एनएमसीजी के तहत 37,396 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई, लेकिन जून 2023 तक अवसंरचना विकास के लिए राज्यों को केवल 14,775 करोड़ रुपए जारी किए गए। राज्य सरकारें धन के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर हैं। पहला है जो ये आप देख रहे थे पहली चुनौतियां ये तीसरी चुनौती है क्या? अपर्याप्त सीवरेज उपचार। अनौपचारिक सीवरेज और उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषण प्रवाह को अभी भी गंगा नदी या उसकी सहायक नदी में छोड़ा जा रहा है। इसके लिए मुख्य रूप से सीवेज उपचार अवसंरचना का अभाव और उनकी पूरी क्षमता से काम नहीं करना उत्तरदायित्व है। चौथा रीजन है गवर्नेंस संबंधित मुद्दे। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई प्राधिकारियों की मौजूदगी से कार्यों को दोहराया होता है। इसके अलावा एजेंसियों और प्राधिकरणों के बीच समन्वय की कमी भी एक मुख्य समस्या है। भागीदारी का अभाव। बिना सरकारी सहायता के निजी संस्था और नागरिक समाज भी आगे बढ़कर अतिरिक्त प्रयास नहीं करते हैं। गंगा की सफाई के लिए आरंभ की गई प्रमुख पहलें कौन-कौन सी हैं? तो पहली है स्वच्छ गंगा कोष। इसका गठन 2014 में किया गया था। इससे
इसे गंगा नदी को साफ करने, अपशिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित करने और नदी की जैव विविधता को संरक्षण के लिए गठित किया गया था। राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण, इसका गठन भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधान के तहत किया गया था। हालांकि नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी को वर्ष 2016 में भंग कर दिया गया और उसकी जगह गंगा नदी के कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय गंगा परिषद ने ले ली। NRGBA को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। गंगा नदी के अपशिष्ट के प्रवाह का प्रबंधन 2017 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने गंगा के किसी भी प्रकार के अपशिष्ट के प्रबंधन करने पर प्रतिबंध लगा दिया। अन्य देशों के साथ सहयोग, इसमें ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी आदि को शामिल किया गया है। नमामि गंगे कायाकल्प हेतु मुख्य उपाय, पहला है निर्मल जल। निर्मल जल में क्या है? सीवरेज अवसंरचना का निर्माण करना, औद्योगिक प्रदूषण को कम करना, अपशिष्ट जल को पुनः उपयोग और पुनःचक्रण करना, ग्रामीण स्वच्छता को बढ़ावा देना, ठोस अपशिष्ट का प्रबंध करना। फिर अविरल गंगा में क्या है? इकोलॉजिकल फ्लो को बनाए रखना, आर्द्र भूमियों की मैपिंग कर उन्हें संरक्षण करना, प्लान प्रबंधन करना, संधारणी कृषि को अपनाना, वनीकरण और जैव विविधता के संरक्षण को बनाए रखना, छोटी नदियों का पुनरुद्धार करना। जनगंगा क्या था? रिवर फ्रंट घाट और मोक्ष धाम का निर्माण, सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना, गंगा रन, गंगा उत्सव, गंगा क्वेस्टर, गंगा आमंत्रण अभियान। ज्ञान गंगा में क्या था? जल गुणवत्ता की निगरानी करना, गंगा के विस्तार की उच्च रिजोल्यूशन वाली मैपिंग करना, सूक्ष्म जीव विविधता को बनाए रखना, जल वृत्तों का मानचित्र एवं जल स्रोतों का पुनर्निर्माण करना, सांस्कृतिक स्थलों की मैपिंग और झरना यानी जल स्रोतों का पुनरुद्धार करना, सांस्कृतिक स्थलों और जलवायु अपशिष्टों की मैपिंग करना, और फिर उसके बाद था रिवर से सिटीज अलायंस करना। अर्थ गंगा का जीरो बजट प्राकृतिक खेती को अपनाना, स्लैब्स एवं अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग कर और उनका मुद्रीकरण करना, आजीविका का सृजन करना, जन भागीदारी को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक विरासत एवं पर्यटन को बढ़ावा देना, उसके बाद संस्थागत क्षमता का निर्माण करना। आगे की राह देख सकते हैं हम क्या है? प्रमाणीकरण, मौजूदा एवं निर्माणाधीन सीवेज प्लांट की दक्षता, विश्वसनीयता और प्रौद्योगिकी मापदंड का प्रमाणीकरण करना होगा। दूसरा होगा राजस्व सृजन, तब जो राजस्व का केंद्र से राज्य की ओर जाना चाहिए वह त्वरित समय और कहते हैं एक अच्छे प्रबंध के साथ जाना चाहिए। स्थानीय जल निकाय जैसे तालाब, आर्द्र भूमियों का पुनरुद्धार करना, भूमि लेखा करना, मतलब कौन सी भूमि सरकार की, कौन किसी व्यक्ति को, इसका मानचित्र करना, भूमि लेखन करना अनिवार्य है। और अन्य रणनीति भी हो सकती है। इसके तहत निम्नलिखित को दीर्घकालीन रूप से पारिस्थितिकी और साधारणी संबंधित लक्ष्यों के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता होती है। नदी को आपस में जोड़ना, रिवर्स फ्रंट का निर्माण करना, शौचालय की उपलब्धता, गांव को खुले से शौच से मुक्त बनाना आदि काम हो सकते हैं। तो इस तरह आप ये देख सकते हैं जो हमारा पर्यावरण का पहला सेक्शन था उसमें हमने सिर्फ पारिस्थितिकी के पहले टॉपिक को कंप्लीट किया, जिसमें था हमारा नमामि गंगे जो करंट का था, उसमें हमको 20 मिनट लग गए कंप्लीट करने में लगभग। इस तरह के ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, हम कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी कवर करने की। दूसरा टॉपिक था आक्रामक विदेशी प्रजाति और उनके नियंत्रण पर आकलन रिपोर्ट। मतलब कि आक्रामक जो विदेशी प्रजाति है, मतलब कि जो गाजर वाजर अमेरिका की आई थी, सब जो घास होती है
ना, इन सब की प्रजातियों पर एक नियंत्रण के लिए एक रिपोर्ट आई है, उसी को इसमें देखा गया है। हाल ही में जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी मंच ने आक्रामक विदेशी प्रजाति और उनके नियंत्रण पर आकलन रिपोर्ट जारी की है। अनसंस अंद अन्य संबंधित तथ्य देख लेते हैं। इस रिपोर्ट में जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को अलग-अलग श्रेणी के लिए आक्रामक विदेशी प्रजातियों द्वारा उत्पन्न खतरे की गंभीरता का विश्लेषण किया गया है। इन रिपोर्ट में मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं उप-राष्ट्रीय नियंत्रण उपाय तथा संबंधित नीतियाँ प्रयासों को प्रभावशीलता का आकलन किया गया है। इन उपायों और पहलों का उपयोग आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रसार को रोकने, उनका समापन करने और उन्हें नियंत्रण करने के लिए किया जा सकता है। आक्रामक विदेशी प्रजाति के बारे में। आक्रामक विदेशी प्रजाति जो है स्थानीय जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र एवं मूल प्रजाति पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। ये स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र में स्थापित हो जाती हैं और अपना प्रसार करती हैं। इस प्रकार आक्रामक विदेशी प्रजातियों को विदेशी प्रजातियों का एक उपसमूह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। विदेशी प्रजातियों में प्राणी, पादप एवं अन्य जीव-जंतु शामिल होते हैं। किसी नए क्षेत्र में इनका प्रवेश मानव की गतिविधियों द्वारा जाने-अनजाने में होता है। सभी विदेशी प्रजाति आक्रामक प्रजाति नहीं होती हैं, याद रखना है। इस रिपोर्ट की माने तो आक्रामक विदेशी प्रजाति वैश्विक स्तर पर जैव विविधता को प्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाने वाले 5 प्रमुख कारणों में से एक है। 4 अन्य कारणों में भूमि और समुद्री उपयोग में परिवर्तन, जैव संसाधन का अत्यधिक दोहन, जलवायु परिवर्तन एवं प्रदूषण भी शामिल हैं। आक्रामक विदेशी प्रजाति की सामान्य विशेषताओं पर एक नज़र। ये तीव्र गति से प्रजनन एवं वृद्धि करने में सक्षम होती हैं। इसे अपना प्रसार करने की उच्च क्षमता होती है। इसमें नई पारिस्थितिकी के साथ भौतिक रूप से अनुकूल होने की क्षमता होती है। इसमें अलग-अलग प्रकार के आहार और एवं विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय पारिस्थितिकी में जीने की क्षमता होती है। अब देख लेते हैं जो डेटा बैंक है वो देख लेते हैं। दुनिया भर में 37,000 प्रजातियां विदेशी प्रजातियों के रूप में दर्ज की गई हैं। 3500 प्रजातियां आक्रामक विदेशी प्रजाति के रूप में दर्ज की गई हैं। इनका प्रकृति पर और कुछ मामलों में मनुष्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आक्रामक विदेशी प्रजाति के नकारात्मक प्रभावों का 34% उत्तर और दक्षिण अमेरिका, 36% यूरोप व मध्य एशिया में और 25% एशियाई प्रशांत और 7% अफ्रीका में दर्ज किया गया है। 75% नकारात्मक प्रभाव स्थानीय क्षेत्र विशेष रूप से समशीतोष्ण और बोरियल वन प्रदेश तथा कृषि क्षेत्र में दर्ज किए गए हैं। अब जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच देख लेते हैं। उत्पत्ति इसका गठन 2012 में हुआ था। इसके बारे में यह एक स्वतंत्र अंतर सरकारी निकाय है। यह निम्नलिखित के लिए विज्ञान आधारित नीतिगत हस्तक्षेप को मजबूत करने के प्रति प्रतिबद्ध है। जैव विविधता के संरक्षण एवं संधारणीय उपयोग है। दीर्घकालीन मानव कल्याण के संधारणीय विकास। यह संयुक्त राष्ट्र की संस्था नहीं है। हालांकि IPBES को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम सचिवालय संबंधित सेवाएं प्रदान करता है। सदस्य देश जो हैं वो 144 सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश IPBES के सदस्य के लिए पात्र हैं।
अब देख लेते हैं आक्रामक विदेशी प्रजातियों के वृद्धि के कारण क्या थे। कानून का अभाव। विश्व में 83% देशों में आक्रामक विदेशी प्रजातियों की रोकथाम और नियंत्रण हेतु कोई राष्ट्रीय कानून या नियम नहीं है। विश्व के लगभग आधे देश 45 आक्रामक विदेशी प्रजाति से निपटने के लिए भी कोई भी निवेश नहीं करते हैं। मानवीय गतिविधियां। कई मानवीय गतिविधियां आक्रामक विदेशी प्रजाति के एक स्थान से दूसरे स्थान जाने, नए स्थान पर उनके प्रवेश करने और स्थापित होने तथा वहां रहकर अपना प्रसार करने को आसान बनाती हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक वैश्विक स्तर पर विदेशी प्रजातियों की कुल संख्या 2005 की तुलना में लगभग 36% अधिक हो सकती है। अब है वैश्विक व्यापार। किसी क्षेत्र में आयातित वस्तुओं की मात्रा और आक्रामक विदेशी प्रजातियों की संख्या के बीच में एक सीधा संबंध होता है। विदेशी प्र, अ, वि, विदेशन अ, विदेशज पादपों और जीवों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि एवं पर्यटन सहित लोगों की वैश्विक आवाजाही से आक्रामक विदेशी प्रजातियों का प्रसार आसान हो जाता है। उसके बाद है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारक कई विदेशी प्रजातियों के लिए कई विदेशी नई प्रजातियों के लिए क्षेत्र में अपना प्रसार करना और स्थापित होना आसान हो गया है। साथ ही इसे विदेशी प्रजातियों के आक्रामक विदेशी प्रजातियों को बनाने के नए अवसर भी पैदा होते हैं। आक्रामक विदेशी प्रजातियों का प्रभाव क्या होगा? ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। पहला तो ये प्रभाव होगा। हाँ, फिर खाद्य सुरक्षा का संकट होता है। मान लीजिए जैसे कहीं पास गेहूँ उत्पन्न हो रहा है, वहाँ कोई विदेशी प्रजाति जो आक्रामक है वो आ गई, तो गेहूँ की फसल को खराब कर सकती है, तो इससे खाद्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सामाजिक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि लोगों में आपसी बहस हो सकती है कि आपके द्वारा लाया गया है, किसी के द्वारा लाया गया है। इस तरह के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं आपको। आर्थिक लागत जो होगी वो बढ़ जाएगी क्योंकि आपको ज़्यादा गेहूँ या किसी फसल को उगाने के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इससे आर्थिक लागत बढ़ेगी। आगे की राह क्या होगी कि हम लोग इसके लिए प्रभावी प्रबंधन कर सकते हैं कि एक नियमावली ला सकते हैं कि जिस तरह का कार्य ना हो सके। दूसरा, देश की सीमा से परे जैव सुरक्षा के बारे में सोचना पड़ेगा। देश की सीमा पर जैव सुरक्षा के बारे में सोचना पड़ेगा। देश की सीमा के भीतर जैव सुरक्षा के बारे में सोचना पड़ेगा। स्थानीय या भौगोलिक क्षेत्रों के स्तर पर भी आक्रामक प्रजातियों की समस्या का समाधान करना होगा। साइट आधारित या पारिस्थितिकी तंत्र आधारित प्रबंधन करना होगा। जागरूकता फैलाना होगा, एकीकृत गवर्नेंस करना होगा। ये सब ऐसे जो हेडलाइन वो देख लीजिए, बाकी इससे रिलेटेड और कुछ नहीं पूछा जाएगा कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। मतलब आज आक्रामक विदेशी प्रजातियों को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नीचे 4 ऑप्शन बना दिया, ये हो जाएगा बस। इससे ज़्यादा और इसमें कुछ नहीं होगा। इसमें एक ये था कि देख लेते हैं, आक्रामक विदेशी प्रजातियों के विरुद्ध शुरू हो गई जो पहल शुरू किए गए हैं वो है फुनिमल मॉन्टिकल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क का लक्ष्य नंबर 6 है, ये देख सकते हैं। हाँ, वैश्विक आक्रामक प्रजाति कार्यक्रम देख सकते हैं। ग्लोबल रजिस्टर फॉर इंडेंजर्ड ऑफ इनवेसिव स्पीशीज को देख सकते हैं। रामसर अभिसमय देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय देख सकते हैं आप। हाँ, शब्दावलियां हैं जैव अतिक्रमण। हाँ, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानवीय गतिविधियों के कारण जाने अनजाने में कोई प्रजाति अपने प्राकृतिक क्षेत्र से बाहर पहुंच जाती है। इसके चलते ये प्रजाति नए क्षेत्रों में प्रवेश कर जाती है, वहां के स्थानीय होकर अपना प्रसार करने लगती है। उसे कहते हैं जैव अतिक्रमण करना। तीसरा टॉपिक है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। हाल ही में एक शोध के अनुसार विश्व धरोहर स्थल हाँ पृथ्वी विश्व धरोहर स्थल पृथ्वी के 1% से भी कम भूभाग पर फैला हुआ है, लेकिन यह धरती के 20% से अधिक जैव विविधता पाई जाती है।
अन्य संबंधित तथ्य क्या है? यह शोध संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संगठन IUCN द्वारा संयुक्त रूप से किया गया कार्य है। ऐसा अनुमान है कि विश्व धरोहर स्थल विलुप्त होने की कगार पर खड़ी 20,000 से अधिक प्रजातियों के आश्रय प्रदान किए हुए हैं। जीव जंतु एवं पादप को विलुप्त होने से रोकने के लिए वैश्विक धरोहर स्थल को अंतिम सहारा माना जा रहा है। धरोहर स्थलों ने निम्नलिखित प्रजातियों के संरक्षण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जावा द्वीप में पाए जाने वाले ग्रैंड पिंक इगुआना बैक्टीरिया दुनिया के सबसे छोटे CTCI, सुमात्रा गैंड और सुमात्रन ओरंगुटान और माउंटेन गोरिल्ला आदि हैं। विश्व धरोहर स्थल और अभिसमय के बारे में यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल क्षेत्र में से एक है। इन स्थलों क्षेत्रों को विश्व धरोहर अभिसमय 1972 के तहत सार्वभौमिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में नामित किया गया था। इस अभिसमय के तहत विश्व में कुल 1199 धरोहर स्थल हैं। 27 सितंबर 2023 तक के लिए अगर देखा जाए तो धरोहर स्थलों का चयन 3 श्रेणी यानी कि सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित में किया जाता है। भारत में 42 विश्व धरोहर स्थल हैं। इसमें से 34 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित श्रेणी में है। विश्व धरोहर अभिसमय इसे विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण से संबंधित अभिसमय के रूप में अपनाया गया है। सैद्धांतिक यह अभिसमय प्रकृति के साथ लोगों के क्रियान्वयन के तरीकों को मान्यता देता है। साथ ही यह लोगों की जागरूकता एवं प्राकृतिक के संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने की बुनियादी आवश्यकताओं पर बल देता है। पक्षकार एवं क्रियान्वयन एजेंसी भारत सहित 195 राष्ट्र इस अभिसमय के पक्षकार हैं। विश्व धरोहर समिति इस अभिसमय की क्रियान्वयन एजेंसी है। 5 राजनीतिक उद्देश्य हैं इसमें: विश्वसनीयता, संरक्षण, क्षमता निर्माण, संरचना और समुदाय। इन्हें 5C यानी कि 5C भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। 5C क्या पूछ सकते हैं, क्या है ये 5C जो है विश्व धरोहर का से संबंधित है। जैव विविधता के संरक्षण में विश्व धरोहर स्थल महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह व्यापक एवं विविध क्षेत्रों को शामिल करना, इसका उद्देश्य यह है व्यापक एवं विविध क्षेत्रों को शामिल करना। दूसरा है क्षेत्रीय योजना कार्यक्रम को। तीसरा है विश्व धरोहर कोष को। रिपोर्टिंग प्रणाली है। हाँ, जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। हाँ, नीतिगत कार्रवाई के लिए, प्राकृतिक और सांस्कृतिक के बीच संतुलन के लिए। अब इसमें देखने जो विश्व धरोहर के समकक्ष आने वाली चुनौतियां हैं वो देख लेते हैं। इसमें लुप्त प्रजातियों की आबादी में गिरावट आ रही, ये एक प्रमुख चुनौतियां हैं। हाँ, विकासात्मक गतिविधियां जो हो रही हैं वो जब गतिविधियां बढ़ती विकासात्मक तो कहीं विकास हमेशा विनाश के तर्ज पे होता है। विनाश किसी भी रूप में हो सकता है, जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ा विनाश होता है। विनाश होगा, कहीं कुछ टूटेगा तो नया कुछ बनेगा। यही इसमें कहना चाहता है कि जो विकासात्मक गतिविधियां वह एक महत्वपूर्ण कारक है। तीसरा है जलवायु परिवर्तन भी है। वित्त पोषण की जो कमी वो भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। सशस्त्र संघर्ष यानी आपसी संघर्ष में भी जो आपदाएं आती हैं वो भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। तो अब थोड़ा सा इसमें यूनेस्को के बारे में जो दिया निष्कर्ष दिया ये देख लेते हैं। विश्व धरोहर स्थल में जैव विविधता संरक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए इन्हें अधिक संरक्षण और प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।
साथ ही ये स्थल कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के तहत निर्धारित टारगेट्स को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यूनेस्को के बारे में देख लेते हैं। यूनेस्को के बारे में, यूनेस्को की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी के रूप में किया गया था। इसका उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान, सांस्कृतिक संचार और सूचना के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना था। सदस्य देख लेते हैं। भारत सहित 194 देश इस संगठन में के सदस्य हैं। इसके अलावा 12 सहयोगी सदस्य भी इसमें जोड़े गए हैं। अब है संरचना। इसके सचिवालय की अध्यक्षता एवं महानिदेशक करते हैं। वह यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन एवं कार्यकारी बोर्ड के नियम को लागू करना है। कार्य क्या है इसके? यूनेस्को के सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित कराना और आजीवन सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। संधारणीय विकास के लिए वैज्ञानिक ज्ञान और नीतियां हेतु एक मंच प्रदान करना। उभरती सामाजिक और नैतिक चुनौतियों का समाधान करना। सांस्कृतिक विविधता, परस्पर संवाद और शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना। सूचना एवं संचार के माध्यम से ज्ञान आधारित समावेशी समाज को बढ़ावा दे का निर्माण करना। प्रमुख पहले क्या है इनके? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम 1971 में मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य लोगों एवं उनके पर्यावरण के बीच परस्पर जुड़ाव को बेहतर करने के लिए वैज्ञानिक आधार स्थापित करना है। दूसरा आपका है विश्व धरोहर पर बुडापेस्ट घोषणा पत्र 2002 का जो था। बुडापेस्ट घोषणा पत्र कब का था? 2002 का। इसमें यह सुनिश्चित करना कि अपनाया गया है कि विश्व धरोहर अभिसमय को पूरी तरह से धरोहर स्तर पर लागू हो। यह विचार विमर्श और आपसी समझ के जरिए सभी समाजों के संधारणीय विकास को आकार करने हेतु एक उपाय की तरह है। शिक्षा के क्षेत्र में उस पर माध्यम और लैंगिक समानता के लिए यूनेस्को की रणनीति 2019 से 25 तक की। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र सशस्त्र समूह विकास का भी सदस्य है। सभी सदस्य राष्ट्रों ने यूनेस्को के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की है। चौथा टॉपिक है पैसिफिक डिकार्ड ऑसिलेंस। पैसिफिक डिकार्डल ऑसिलेंस। पैसिफिक डिकार्डल ऑसिलेंस जो है ये है। हालिया अध्ययन के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग तथा पैसिफिक डिकार्ड ऑसिलेंस का मिला जुला प्रभाव आने वाले वर्षों में चक्रवात की बारंबारता की घटनाओं को और अधिक बढ़ा सकता है। अन्य संबंधित तथ्य क्या है? इसके अलावा पीडीसी यानी कि पैसिफिक डिकार्डल ऑसिलेंस, इसको हम आपसे आगे से पीडीओ बोलेंगे, और अल नीनो दक्षिणी गोलार्ध दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। वैज्ञानिकों ने पीडीसी एवं ग्लोबल वार्मिंग के बीच परस्पर जुड़ाव को भी उजागर किया है। पीडीओ के बारे में, पीडीओ को हम प्रशांत महासागर की समुद्री दिशाओं के दीर्घकालीन उतार चढ़ाव के रूप में समझ सकते हैं। यह उतार चढ़ाव 2 चरण में होता है, ठंडा या ऋणात्मक चरण। इसकी विशेष पूर्ति भूमध्य सागरीय प्रांतीय क्षेत्रों में समुद्री जल स्तर की ऊंचाई और समुद्र का तापमान सामान्य से कम होता है। गर्म तापमान के साथ सामान्य से अधिक ऊंचा समुद्री जल स्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र को जोड़ते हुए घोड़े के नाल जैसा एक पैटर्न बनाता है। गर्म या धनात्मक चरण, यह ठंडे चरण से ठीक विपरीत होता है। इसमें पश्चिमी प्रांत महासागर क्षेत्र का पश्चिमी भाग ठंडा और पूर्वी भाग गर्म हो जाता है।
इसमें से प्रत्येक चरण लगभग 20 से 30 वर्ष तक चलता है। हालांकि हाल ही में गर्म और ठंडे चरणों की अवधि बहुत छोटी हो गई है। पीडीओ के कारण चक्रवात से आने वाली घटनाएं क्यों बढ़ रही है? ऋणात्मक पीडीओ और नीना ला नीना चरण का संयुक्त प्रभाव उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए अनुकूल दशाओं का निर्माण करता है। 2019 में पीडीओ के ठंड एवं ऋणात्मक चरण में प्रवेश कर गया था। यही यह चरण जारी करता है, तो इसके कारण मानसून के बाद के महीने में भूमध्य रेखा के आसपास अधिक संख्या में उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। 1951 से 1980 की तुलना में 1981 से 2010 के दौरान भूमध्य रेखा में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों की संख्या में 43% की कमी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दौरान पीडीओ का गर्म या धनात्मक सक्रिय था। सामान्य भूमध्य रेखा के आसपास कोरियोलिस बल की अनुपस्थिति के कारण चक्रवात का बनना नामुमकिन होता है। हालांकि समुद्री जल के गर्म होने यानी भूमध्य रेखा के पास से हवा में नमी की मात्रा बढ़ी, जिससे चक्रवात की उत्पत्ति होने और उसकी तीव्रता में वृद्धि हो सकती है। पीडीओ और ला नीना दक्षिणी गोलार्ध के बीच संबंध क्या है? पीडीओ पर परिघटना के दौरान घटित होने वाले जलवायु प्रभाव के प्रभावों के साथ आगे बढ़ते हैं। यदि दो परिघटनाओं के समान चरण एक साथ सक्रिय होते हैं, तो दोनों के लिए मिले-जुले प्रभाव असर अधिक व्यापक हो जाता है। भारतीय मानसून पर प्रभाव: जब पीडीओ के धनात्मक चरण के साथ ईएनएसओ का अल नीनो चरण सक्रिय होता है, तो इसे आमतौर पर भारतीय मानसून के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। जब ईएनएसओ का ला नीना चरण पीडीओ के ऋणात्मक चरण के साथ सक्रिय होता है, तो इस स्थिति को भारत के मानसून के लिए अच्छा माना जाता है। ये याद रखने वाली बात है। पोर्शन इम्पोर्टेंट है। पीडीओ और ग्लोबल वार्मिंग के बीच संबंध: कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ऋणात्मक चरण और मंद गति से होने वाले ग्लोबल वार्मिंग के मध्य सीधा संबंध हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पीडीओ के ठंड या ऋणात्मक चरण के दौरान गहरे समुद्री जल के ठंडे जल का गर्म सतही जल के साथ अधिक मिश्रण होता है। साथ ही अतः इसके चलते ग्लोबल वार्मिंग की दर अस्थायी रूप से मंद हो जाती है। ध्यातव्य है कि बढ़ता ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। पीडीओ के धनात्मक चरण के दौरान उपयुक्त दशाओं के ठीक विपरीत प्रभाव को देखने को मिलता है, अर्थात इस दौरान ग्लोबल वार्मिंग की दर बढ़ जाती है। निष्कर्ष: निसंदेह पीडीओ एक जटिल परिघटना है। इसका प्रभाव संयुक्त राज्य अमेरिका से लेकर भारत तक खुद मिलता है। हालिया समय में जलवायु परिवर्तन के लिए एनएसएसओ जैसी अन्य संबंधित घटनाओं के कारण पीडीओ के चक्र में बदलाव आया है। इसके बदलाव से संबंधित अलग-अलग आयामों को समझने के लिए अभी भी शोध जारी है। ये समुद्री हीट वेव्स के बारे में है। इसमें समुद्री हीट वेव पर तापमान कैसे प्रभावित करता है, उत्पत्ति जो है इसको भी देख लेते हैं कि अन्य संबंधित सुर्खियां क्या है, समुद्री हीट वेव क्या है। हाँ, जब समुद्री सतह का तापमान एसएसटी लंबे समय तक और लगातार असामान्य रूप से उच्च बना रहता है, तो समुद्री हीट वेव के नाम से जाना जाता है। हाल के दिनों में हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो है आपका मैरीटाइम हीट वेव की घटनाएं घटित हो रही हैं। इस घटना की उत्पत्ति तब घटित होती है जब समुद्र के किसी विशेष क्षेत्र का सतह का तापमान कम से कम 5 दिनों तक औसत 3 से 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक बना रहता है। हाँ, समुद्री हीट वेव की उत्पत्ति अल नीनो की परिघटना सहायक भूमिका निभाती है।
मुख्य विशेषता जो हीट वेव के हफ्तों या वर्षों तक जारी रह सकता है। इसका प्रभाव समुद्री तटीय क्षेत्र से लेकर महासागरों को देखने को मिल सकता है। पिछले 1 दशक में समुद्र मेरिटाइम हीट वेव की घटनाओं में 50% की वृद्धि हुई है। साथ ही ये लंबे समय तक सक्रिय रहती है और इसके प्रभाव को गंभीरता में भी वृद्धि हुई है। इसका प्रभाव क्या है? का समुद्री परिघटने पारिस्थितिकी तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ेगा। समुद्री प्रजातियों की मौत हो सकती है। इसमें जो है मौलिक बदलाव भी आ सकते हैं। प्रवाल विरंजन की घटना भी बढ़ सकती है। मौसम के पैटर्न में नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। मनुष्य प्रभाव क्या पड़ेगा? समुद्री तूफान के प्रबलता में बदलाव आता है, जिससे समुद्री तटी पे रहने वाले समुदाय पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं। साथ ही साथ उष्णकटिबंधीय चक्रवातों तथा हरिकेन की तीव्रता में बारंबार मतलब कई बार आ सकते हैं। वर्षण बंगाल की खाड़ी में इसकी सक्रियता के कारण उत्तर पश्चिमी भारत में पर्याप्त वर्षा होती है। अब जो सुर्खियां हैं, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का जो जितने भी संक्षिप्त सुर्खियां दी हुई हैं पर्यावरण से रिलेटेड इस मैगजीन में वो देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।